हाय डियर स्टूडेंट, मैं पवन शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पवंस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में कई एक छोटे छोटे लेसन्स हैं जिनको सीखा जाता है और पूरी ट्रांसफॉर्मेशन सीखी जाती है। उन्हीं में से एक है रिमूवल टू। ठीक है, रिमूवल टू मतलब टू को हटाना। जिन जिन सेंटेंसेस में हमें टू नज़र आएगा उस टू को हटाने का एक नियम होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, और उस टू को हटाकर हमें एक दूसरे ग्रामर के नियम से, दूसरे रूल से एक नया सेंटेंस बनाना होता है जिनका अर्थ बिल्कुल चेंज ना हो। एक्चुअली जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका मतलब ही यही है कि वाक्य परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का परिवर्तन। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो आपके सामने एक सेंटेंस रखा होगा उसको हमें किसी दूसरे नियम से बनाना होगा। कोई भी दूसरा नियम हो सकता है, और लेकिन जब नियम वाक्य हम बना दें उसका अर्थ बिल्कुल वही रहे जो पहले वो था। मतलब मान लो आप कोई सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है, उसको परिवर्तित करके, उसको ट्रांसफॉर्म करके किसी दूसरी ग्रामर में बनाते हैं, तो ऊपर वाले सेंटेंस का नियम और उसको परिवर्तित करके जो नया सेंटेंस बनाया है उसके अर्थ और उसका अर्थ सेम होना चाहिए। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसी के अंतर्गत पहली जो कड़ी है वो है रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल टू मतलब टू को हटाना। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे टू को हटाकर जो नया वाक्य बनेगा उस वाक्य के अर्थ में, और ये जो कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं इन वाक्यों के अर्थ में कोई फर्क ना हो, बस उनका जो ग्रामर का तरीका है, उनके जो सेंटेंस बनाने का तरीका है वो चेंज होना चाहिए। बाकी जो सेंस है, उनका अर्थ है, वो बिल्कुल चेंज ना हो। अगर आपके वाक्य का अर्थ बदल जाता है तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। रिमूवल टू से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो मैंने लिखने की कोशिश करी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ नियम मैंने लिखे हैं। यही नियम है, 5 प्रकार के कुल नियम होते हैं जिनको अप्लाई करना पड़ता है, और टू को हटाकर एक नया सेंटेंस बना दिया जाता है। एक्चुअली टू का मतलब होता है बहुत अधिक, आउट ऑफ लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, एक्सट्रीमली या मोर देन इनफ, इस प्रकार से टू का अर्थ निकाला जाता है। एक्चुअली ये जो टू का अर्थ है वो नेगेटिव में हमेशा रहता है। इसका अर्थ जिस सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है लगभग वो सेंटेंस नेगेटिव अर्थ रखता है। जरूर नहीं कि हर सेंटेंस, लेकिन मैक्सिमम सेंटेंस यहाँ पर आप देखेंगे इन सारे सेंटेंसेस का अर्थ नेगेटिव में ही होगा। तो इन वाक्यों में हमें करना क्या होगा, टू को हटाकर, चूंकि टू एक एडवर्ब है और उसकी जगह पे हमें दूसरा एडवर्ब सो लगा देना होगा। ये एडवर्ब की ही तरह यहाँ पे काम करेगा। टू को हटाकर हमें सो लगा देना है, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ये एक टू है और दूसरा ये इन्फिनेटिव वाला टू है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस टू की जगह पे हमको क्या करना है, दैट लगाना है, और दैट के बाद उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो नाउन या प्रोनाउन है, उसको लिखना है इस टू के स्थान पर। इस टू के स्थान पर हमें क्या लगा देना है, सो, और इस टू के स्थान पर हमको दैट लगाना है, और वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया है, ये नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, इसी सब्जेक्ट को लिखना है। और यदि हमारा वाक्य प्रेजेंट में है, जैसे इज प्रेजेंट में है, तो हमें लगाना है कैन नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मान लो ये वर्ब है तो इसी की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। और यही हमारा सेंटेंस मान लो इस पास्ट में है, प्रेजेंट में ना होकर हमारा पास्ट में है, तो इस टू की जगह पर दैट प्लस यही वाला नाउन या प्रोनाउन प्लस कुड नॉट। अगर पास्ट में है तो कुड नॉट, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट। फिर समझ लो, टू को हटाकर हमें सो लगाना है, इन्फिनेटिव वाले टू को हटाकर हमें दैट प्लस वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट उसको लिखना है। अगर हमारा वाक्य प्रेजेंट में है तो कैन नॉट प्लस वाक्य में दी गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो भी है वो फर्स्ट फॉर्म लिखनी है जो टू के ठीक बाद दी होगी। अगर वही हमारा वाक्य पास्ट में है तो उसकी जगह पे कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पहले नियम को समझते हैं। पहले नियम में लिखा है लिविंग नाउन होगा, ठीक है, और उसकी वर्ब कैसी होगी, एक्टिव में होगी। जैसे ही इज टू पुअर टू बॉय ए कार, ये जो वर्ब है वो एक्टिव में है, इन्फिनेटिव हमारा एक्टिव में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस टू की जगह पे हमें सो लगा देनी है, और इस टू की जगह पे हमें क्या लगा देना है, दैट वही सब्जेक्ट और कैन नॉट। जरा देखते हैं, हमें यहाँ तक वाक्य बनाना है। पहले ही इज हमारा प्रेजेंट में है, टू को हटाकर सो लगाना है। एडजेक्टिव हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, पार्टिसिपल हो सकता है, ठीक है, चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। ऐसे एडजेक्टिव जो शब्द या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव का काम करते हैं, वहाँ पे ये कोई भी हो सकता है, या तो एडजेक्टिव होगा या कोई पार्टिसिपल होगा, यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब इस टू को हटाकर हम दैट लिखेंगे। फिर हम देखेंगे हमारे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हमने ही लिख लिया, दैट ही। अब हमें देखना है हमारा प्रेजेंट में है वाक्य, तो कैन नॉट, ही कैन नॉट प्लस यहाँ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारी वर्ब कहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से ही कैन नॉट बॉय ए कार। अब इनका अर्थ कुछ इस प्रकार से निकलता है। अगर हम इसका अर्थ निकालेंगे तो समझने की कोशिश करें। ही इज टू पुअर, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, टू बॉय ए कार, एक कार खरीदने के लिए। मतलब वो इतना गरीब है कि वो एक कार नहीं खरीद सकता, वो कार खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा गरीब है। हम लोग कह देते हैं पैदल चलने के लिए तो वो बहुत दूर है,
मतलब इतनी दूर है कि हम पैदल नहीं चल सकते इतनी दूर तक। ऐसे ही कार खरीदने के लिए तो वो बहुत गरीब है, मतलब वो इतना गरीब है कि कार नहीं खरीद सकते। तो इस वाक्य का जो सेंस है, अर्थ है, और इसको हमने जो दूसरी फॉर्मेशन में बनाया है, दूसरे स्वरूप में बनाया है, उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल सेम है, कोई भी उनमें परिवर्तन नहीं है। अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगर हमारी वर्ब पैसे उसमें है, पास्ट में है, तो हमें इस कैन नॉट का क्या कर देना है, कुड नॉट, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। और यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेना है, यहाँ पे जो हमारी वर्ब थी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव में है। अब यहाँ पे देखो टू बी डिफीटेड, ये इन्फिनिटिव की पैसिव है, पैसिव। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमने नियम नंबर 2 में लिखा है, या तो लिविंग नाउन होगा ऐसे सेंटेंस का, लिविंग नाउन का मतलब कोई जीता जागता, या फिर क्या होगा, कोई नॉन लिविंग नाउन होगा, मतलब कोई निर्जीव चीज होगी। यहाँ पे चाहे तो लिविंग नाउन हो सकता है, जीता जागता सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर हमारा कोई निर्जीव सब्जेक्ट हो सकता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो वाक्य हम बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने बनाया है। पहले बना लेते हैं, ही वाज सो ब्रेव। अब इसके बाद हम देखेंगे ये हमारी पैसिव में है, ठीक है, ये पैसिव में है। ऐसी कंडीशन में हम दो काम करते हैं, या तो हम इसी को उठा के रख देते हैं, जैसे दैट, टू को हटाकर हम दैट लगाएंगे, और ही, ठीक है, पैसिव में है तो कुड नॉट बी डिफीटेड, बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, कुड नॉट बी डिफीटेड, बिल्कुल वैसा ही लिख देंगे। या फिर हम इसकी जगह पे एक काम और भी कर सकते हैं, इस दैट के बाद हम आई को लिख सकते हैं, आई, यू को लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं, एनी वन को लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब लिखे हुए हैं। अगर पैसिव में वर्ब है, चाहे हमारा सब्जेक्ट लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर उसकी वर्ब कैसी है बाद में, पैसिव, इन्फिनिटिव किस में है, पैसिव में है। जैसे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इन्फिनिटिव का पैसिव फॉर्म होता है, पैसिव स्वरूप होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यही सब्जेक्ट ना लिखें तो हम बना सकते हैं इसको दूसरे तरीके से। उसमें हम क्या करेंगे, दैट के बाद या तो वन को लिख लें, एनी वन को लिख लें, आई को लिख लें, यू को लिख लें, बी को लिख लें, और जो वर्ब है उसको एक्टिव में बना देंगे, जैसे आई कुड नॉट डिफीट, और इसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वहां पे लिख देंगे कि आई कुड नॉट डिफीट हिम, वन कुड नॉट डिफीट हिम, एनी वन कुड नॉट डिफीट हिम, यू कुड नॉट डिफीट हिम, बी कुड नॉट डिफीट हिम, कुछ भी ऐसा लगा दें। तो हमें क्या करना होगा, जो वर्ब है जो इन्फिनिटिव पैसिव में दिया है उसको हम किस में बदल देंगे, एक्टिव में। अगर उसको हम पैसिव में ही रखें तो हमें क्या करना है, इस ही को ही यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे दिए गए सब्जेक्ट को ही यहाँ रखना पड़ेगा। अगर इसकी वर्ब को हम एक्टिव में करेंगे तो हमें इनमें से कुछ लगाना पड़ेगा, किनमें से, वन, एनी वन, आई, यू, वी इत्यादि को हम लगा सकते हैं। दूसरे सेंटेंस से समझें, द पेपर वाज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड, यहाँ पर भी क्या है, पैसिव है, टू बी सॉल्व्ड। तो बाकी चीजें हम वैसे ही बनाएंगे, द पेपर वाज सो डिफिकल्ट। अब इसके दो रास्ते हैं बनाने के, अगर या तो हम दैट लिखेंगे और दैट के बाद इस पेपर का प्रोनाउन लिख दें इट, दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, पेपर इतना कठिन था कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता था। अगर हम इस इट को हटाएंगे तो हम या तो आई लगा लें या यू, दैट यू कुड नॉट सॉल्व इट, तो उसका प्रोनाउन बाद में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी वर्ब किस में हो गई, एक्टिव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे टेंस का जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, नॉन लिविंग है, मतलब निर्जीव है, और उसमें इन्फिनिटिव वाले भाग में एडजेक्टिव के बाद, मतलब ये हमारा एडजेक्टिव है, हॉट, डिफिकल्ट, ब्रेव, पुअर, ये सब हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। इस एडजेक्टिव के बाद कोई फॉर शब्द लगा हो और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस में रखा हो, जैसे फॉर नाउन या प्रोनाउन, जैसे फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, फॉर राम, फॉर श्याम, कुछ भी हो सकता है। ये सब फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस में रखे हो सकते हैं, क्योंकि फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि उस फॉर
प्लस नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव केस में रखा होता है, दैट के बाद उसको सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं पहले समझ लो। यहाँ पे फॉर एक प्रीपोजिशन दी है, प्रीपोजिशन के बाद मी लिखा है, फॉर मी, और प्रीपोजिशन के बाद के स्थान पर जो भी शब्द होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन फॉर है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट मी रखा है। ऐसी कंडीशन में जब हम वाक्य को बनाते हैं तो दैट के तुरंत बाद इसको हम किस में बदल देते हैं, इसके सब्जेक्ट में, और इसका सब्जेक्ट क्या है, आई। अगर यहाँ अस होता तो वी, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही है और सब्जेक्ट भी यू ही है तो यू कर देते। हिम होता तो ही, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होता उसका सब्जेक्टिव हम यहाँ पे रख देते हैं, उसका सब्जेक्ट यहाँ पर रख देते हैं, और उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का इस्तेमाल वाक्य की वर्ब के हिसाब से करते हैं। जैसे द टी इज सो हॉट दैट, अब यहाँ पे मी है तो हमने आई कर लिया, दैट आई। अब यहाँ पे हमारी वर्ब प्रेजेंट में है तो कैन नॉट ड्रिंक इट, कि मैं इसको पी नहीं सकता। अब इन वाक्यों का अर्थ देखो, द टी इज टू हॉट, चाय इतनी गर्म है, फॉर मी टू ड्रिंक, पीने के लिए, चाय मुझे पीने के लिए बहुत गर्म है, मतलब चाय इतनी गर्म है कि मैं इसको पी नहीं सकता, चाय बहुत गर्म है। अब इसका भी हिंदी अनुवाद सेम हो गया, और हमने जो भी बनाए हैं अगर आप उनके हिंदी अनुवाद निकालेंगे तो वो सेम ही रहेंगे। आखिरी वाक्य को देखते हैं जरा, उसका नियम भी पढ़ लेते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ एडजेक्टिव दिया होगा और उससे पहले टू दिया होगा, तो उस टू के स्थान पर या तो हम एक्सट्रीमली करेंगे, मोर देन इनफ करेंगे, या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट करेंगे। अब आपको पता है जब एडजेक्टिव सिंगल वर्ड में होता है, एक शब्द होता है, तो उसे उस एडजेक्टिव किसी भी नाउन के बाद लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो एक्सट्रीमली है ये तो सिंगल वर्ड है, तो इसे उस एडजेक्टिव से पहले लिख देंगे जिससे जहाँ पे टू लगा होगा। जैसे एडजेक्टिव से पहले टू लगा है तो एक्सट्रीमली में बदलेंगे, तो एडजेक्टिव से ठीक पहले हम एक्सट्रीमली को लिख देंगे। अगर मोर देन इनफ है तो उस मोर देन इनफ को ठीक उस एडजेक्टिव के बाद लिखेंगे, या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है इसको भी ठीक एडजेक्टिव के बाद लिखेंगे, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनको हम एडजेक्टिव से पहले नहीं लिख सकते। लेकिन हाँ, एक्सट्रीमली को हम बिफोर द एडजेक्टिव प्लेस कर सकते हैं। कैसे, जैसे दीज मैंगोज आर, अब इस टू की जगह पे हमें सो नहीं लगाना है क्योंकि इसके बाद सिर्फ एडजेक्टिव रखा हुआ है, एक्सट्रीमली सोर। अगर हम इनमें से किसी का प्रयोग करें, मोर देन इनफ, तो इसके बाद लिखे जाएंगे ये मोर देन इनफ, या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो इसे हम एडजेक्टिव के बाद लिखेंगे, एक्सट्रीमली को हम एडजेक्टिव से पहले लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये रिमूवल टू का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहें मेरे चैनल पर, कनेक्टेड रहें मेरे चैनल से। इससे क्या होगा कि मेरी जो भी वीडियो आएंगी आपको मिलती रहेंगी। वैसे बहुत लोग यहाँ पे यूट्यूब पे हैं, आप कहीं ना कहीं से सीख सकते हैं। थोड़ा सपोर्ट मुझे भी चाहिए आप लोगों की, और मैं कोशिश करता हूँ कि अन्य लोगों से मैं आपको थोड़ा हटकर बताऊँ, वो चीज़ें आपके सामने ला के दूँ जो कहीं कहीं मिलती हैं देखने को। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं ये तो बोल रहा हूँ आपसे कि मैं जो भी बताऊँगा कुछ ना कुछ उसमें स्पेशल या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा, क्योंकि स्टार्टअप है मेरा, तो अभी शुरुआत हुई है। तो आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे भी बढ़ूंगा, बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मैं पवन शर्मा विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।